नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसके लेखक यशपाल जी हैं। तो हम सबसे पहले यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी प्रमुख रचनाएं मुखर है। उनके कहानी संग्रहों में जो उन्होंने कहानियों के संग्रह बनाए हैं उनमें ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच एक उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, अर्थात उसमें भारत के विभाजन की मार्मिक कहानी दर्ज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो यशपाल जी ने इस आपकी पुस्तक में जो व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है उसका नाम लखनवी अंदाज। तो हम चलते हैं पाठ के ऊपर। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना तथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी, अर्थात जो बनावटी जीवन शैली को जीते हैं। कहना नहीं होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है जो दिखावा करते हैं। व्यंग्यात्मक कहानी लखनवी अंदाज, इसके माध्यम से इस कहानी में यशपाल जी ने जो मध्यम वर्गीय समाज है उसकी जो दोहरी मानसिकता उस पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुफकार रही थी, अर्थात लेखक यशपाल जी मुसफ़िल की ट्रेन में बैठकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन से आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकंड क्लास का उन्होंने टिकट लिया है क्योंकि वह आराम से उस ट्रेन में जाना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए उन्होंने टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात उसमें पहले से ही लोग मौजूद थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से आलथी मारे बैठे थे। लखनवी अंदाज में लखनऊ की नवाबी नस्ल के सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौले पर रखे थे। क्या रखे थे? खीरे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, अर्थात जब लेखक उसमें चढ़ा डिब्बे में तो जो सज्जन पहले से बैठे हुए थे सफ़ेद पोश में, वो असंतोष उनके चेहरे से झलक रहा था। उनको अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक ने सोचा कि यह भी कोई कहानी सोच रहा हो सकता है लेखक हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक के साथ बातचीत करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमें भी उसके सामने की वर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक ने भी उससे अपनी आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे
कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। इस प्रकार लेखक सोच रहे थे यशपाल जी। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। सफ़ेद पोश होता है भद्र व्यक्ति। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। यशपाल जी को संबोधन करके कहा कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात खीरा लेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन लाना अपने व्यवहार में लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप ही उसका शौक फरमाएं। आगे नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने अर्थात तरीके से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरुक दी। सुर्खी अर्थात लाली। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात जो नवाब साहब थे वो उस खीरे का रसास्वादन दूर से ही कर रहे थे और उनके मुंह में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा और लाल मिर्च की जो सुर्खी भुरकी थी उससे उनको रसास्वादन हो रहा था, कल्पना ही करके। हम कनखियों से देख कर और सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने फिर से लेखक की ओर खीरे को बढ़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। किसके? लेखक के। लेकिन इनकार कर चुके थे पहली बार। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाएं, अर्थात आप ही उसका शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। जैसा कि आप यहाँ पर नवाब साहब को देख रहे हो और यहाँ पर कौन बैठे हैं? लेखक यशपाल जी बैठे हैं और इधर खीरे की फाँक रखी हुई है सामने तौलिए के ऊपर। फाँक को सूंघा किसने? नवाब साहब ने, और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, अर्थात बंद कर ली गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। नवाब साहब ने खीरे को सूंघ कर ही उसका स्वाद कर लिया और उनके मुंह में जो पानी आया उन्होंने उसको गले के नीचे उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अर्थात फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। खिड़की के बाहर उसे फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, जो खाते नहीं है केवल सूंघते हैं। नवाब साहब खीरे की
तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है सूक्ष्म, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या खीरे को सूंघकर ही उदर यानी पेट की तृप्ति अर्थात पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। जैसे किसी का पेट भर जाता है खाने के बाद, तो जैसे डकार लेते हैं वैसे ही नवाब साहब भी ऊंची डकार लेने लगे, जैसे कि खीरे से उसका पेट भर गया हो। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील यानी आसानी से ना पचने वाला। शकील का अर्थ क्या होता है? आसानी से ना पचने वाला। नामुराद, नामुराद किसे कहते हैं? नामुराद का अर्थ होता है बेकार चीज़, बेकार चीज़। ज्ञान चक्षु खुल गए, आंखें खुल गई, पहचाना ये नई कहानी के लेखक। और ज्ञान के चक्षु खुल गए और पहचाना कि ये क्या है? नई कहानी के लेखक है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से भी नई कहानी को क्यों नहीं बन सकती, अर्थात नई कहानी को बनाया जा सकता है। किसके बिना? बिना पात्रों, घटना और विचारों के भी स्वतंत्र रूप से नई कहानी की रचना की जा सकती है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जो जीवन शैली है उसका वर्णन किया है। तो बच्चों, आज की कहानी, व्यंग्यात्मक कहानी यशपाल जी के द्वारा लिखी गई, आपको कैसी लगी? आशा है आप सभी को समझ में आ गई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में आपके लिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास लेकर आएंगे। धन्यवाद।